सुबह धैर्य नहा धोकर फ्रेश होकर सीढ़ियों से नीचे आता हुआ नाश्ता लगा रही थी। आकृति की तरफ देखकर बोलता है, अभी तक ऐसे ही घूम रही हो, तैयार क्यों नहीं हुई? जी मैं तैयार हूँ, अब और क्या रेडी होना है। ओके, बट अना कहाँ पर है? उसे तैयार किया? आकृति के पीछे छुपी अना क्यूट सी स्माइल करते हुए धैर्य के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, मेरा अना बच्चा, आज तो आप बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहे हो। क्या बात है? आकृति धीमे धीमे खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं है, ये क्यों नहीं कहते? आप अच्छे खासे बच्चे को भी अपनी संगत में रखकर मवाली बवेड़ा बनाकर रख देते हैं। मुंह में क्या खुद से बके जा रही हो? तेज बोलने में टैक्स लगता है क्या? तभी चाचा रविंद्र शुक्ला तेज कदमों से चलकर आते हैं और पीछे से धैर्य की कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ देते हैं और उसे धक्का देते हुए बोलते हैं, धैर्य तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इस तरह बेहोश कर उसे कमरे में बंद करने की? धैर्य संभल कर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, धनक तुम अना को लेकर गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। आकृति के बाहर जाते ही धैर्य चाचा रविंद्र शुक्ला की तरफ हंसते हुए देखकर, हाँ तो चाचा, अब बोलो, क्या बकैती पेल रहे थे? तमीज से बात कर मेरे पापा से, वरना यहीं पर तुझे जिंदा दफना दूंगा। उत्पल कमरे से बाहर निकलकर आता हुआ, अबे ओए, अंडे से फूटे हुए चूजे, औकात में रहकर बोलना सीख। मुझे धमकियां देने से पहले अपने इन बेसहारों का सहारा बनकर दिखा। हराम की रोटी खाते खाते तुम सब जो हरामी बुद्धि के हो गए हो। जिस दिन धैर्य शुक्ला अपने पर आया ना, फुटपाथ पर भी जगह नहीं नसीब होगी। और चाचा, आप दोबारा मेरी कॉलर पकड़ने से पहले अपने इस नालायक बेटे से पूछ कर आना, इसने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इसके साथ ऐसा करना पड़ा? उसने तो सच बता दिया, अब तू बता, क्यों मारा मेरे बेटे को? धनक को छेड़ा, अना से कुछ कहा, या फिर तुझसे उल्टी बात की? बता ना, क्यों चुप खड़ा है? आपका ये लाडला बेटा चोरी छिपे मेरे खिड़की के बाहर खड़े होकर मेरी और धनक की वीडियो बनाने में लगा था। तभी मेरी नज़र इस पर पड़ी। मैं इसे पकड़ने के लिए जैसे ही बाहर आया, ये मुझे देखकर भाग खड़ा हुआ। जरा पूछिए अपने लाडले शहजादे से, इसने ऐसा क्यों किया? पापा, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो हॉल में था, तब ये अचानक से आकर मेरा सर डाइनिंग टेबल से भिड़ा दिया, जिससे मैं बेहोश हो गया और फिर ये मुझे रूम में बंद करके भाग गया। तुम सबने ये क्या तमाशा लगा रखा है? एक दिन के लिए हम दोनों बाहर क्या गए, घर में बवाल खड़ा कर दिया। मम्मी वो, बस उत्पल, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। धैर्य तुम अपने कमरे पर जाओ, और उत्पल तू मेरे साथ चल, मैं नहीं आ रहा। भाड़ में जाओ आप सब, तुम जैसे माँ बाप मिलने से अच्छा था मैं अनाथ होता। इतना बोलकर धैर्य के पीछे उत्पल भी बाहर निकल जाता है। ये आपने अच्छा नहीं किया अवंतिका जी, रविंद्र शुक्ला गिलास में पानी डालकर पीते हुए कहते हैं। अच्छा बुरा छोड़िए, सेठ शिव कुमार जी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कल अपने पैसे लेने के लिए घर आ रहे हैं। उनके पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो पैसों का इंतजाम कहीं से जाकर कीजिए। फिलहाल तो पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ, लेकिन एक लोगों से बोला है, उसी से मिलने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आप उसे जाकर देखिए, मैं यहाँ का देख लूंगी। इधर धैर्य गुस्से से तेज स्पीड में गाड़ी चलाए जा रहा था कि तभी आकृति डरते डरते बोलती है, प्लीज गाड़ी जरा धीरे चलाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। धैर्य कार की स्पीड कम करते हुए बिना आकृति की तरफ देखे बोलता है, आई एम सॉरी। इसके बाद ना धैर्य कुछ बोलता है और ना आकृति, दोनों अपने अपने सोच में खो जाते हैं। गाड़ी सीधा कोर्ट के बाहर जाकर रुकती है। धैर्य आकृति की तरफ देखकर, अभी भी कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, इसके बाद कोई चांस नहीं है, मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इस पर भी डाउट करना शुरू किया तो दूसरा रास्ता सिर्फ अंतिम यात्रा होगी। ओके फिर चलो। वकील धैर्य और आकृति को मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाता है, जहां पर मैरिज ऑफिसर अपने पेपर कंप्लीट करने के बाद दोनों से कुछ जरूरी सवाल करता है। दोनों के संतुष्ट करने वाले जवाब पाकर उन्हें रजिस्टर पर सिग्नेचर करने को कहता है। दोनों बड़े आराम से ऑफिसर की बताई जगह पर सिग्नेचर कर देते हैं। दोनों के सिग्नेचर लेने के बाद मैरिज ऑफिसर, चलिए अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। एक मिनट सर, मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना कि कोर्ट मैरिज में कोई रीति रिवाज अदा की जाती है। धैर्य सर,
कानून मैरिज सर्टिफिकेट के सिवा कुछ साक्ष्य के तहत ये रस्में साधारण तरीके से की जाती हैं। उदित और उसकी गर्लफ्रेंड सिया, जिसे धैर्य ने गवाही के लिए बुलाया था, उदित धैर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए, एडवोकेट मनोज सर सही बोल रहे हैं। तेरी शादी से पहले हम सिया की एक दोस्त की शादी में गवाह बने थे, तब देखा था उन्होंने भी ये सारी रस्में पूरी की थीं। हाँ धैर्य भाई, उदित सही कह रहा है। हम दोनों ने अर्चना की शादी में ये सब देखा था। कौन सी रस्में करनी पड़ेंगी? बरमाला, सिंदूर और मंगलसूत्र, बस यही 3 रस्में पूरी करनी हैं। मैं बरमाला के सिवा और कुछ भी नहीं करने वाला। आई बात समझ में? इतना बोलकर धैर्य गुस्से से तेज कदमों से बाहर की ओर निकल जाता है। भाभी आप सिया के साथ यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। उदित दौड़कर धैर्य को रोकते हुए, अबे साले रुक, मुझे नहीं करनी ऐसी बेहुदा कोर्ट मैरिज। अगर मुझे पता होता मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र डालना पड़ेगा तो मैं शादी के लिए हाँ करता ही नहीं। अबे उल्लू, क्या मतलब है तेरा? शादी तू करेगा और सुहागरात कोई दूसरा आकर मनाएगा क्या? दिमाग मत खराब कर उदित, तुझे पता है ना, समृद्धि ही मेरी दुनिया है, उसके सिवा ये हक मैं किसी और को नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ यार, लेकिन अपनी बेटी का सोच, क्या वह तेरी दुनिया में शामिल नहीं है? उसके लिए ही सोचकर कोर्ट मैरिज का बोला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ सिंदूर मंगलसूत्र का लफड़ा होगा। देख धैर्य, तू खुद धनक को यहाँ उठाकर लाया था, वह तेरे पीछे नहीं पड़ी, तू उसके पीछे भाग रहा है। मैं उसके पीछे कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो बस अना की खातिर उसे उठाकर लाया था। अरे मेरे बाप, फिर अना के लिए उसे अपना क्यों नहीं लेता? दिमाग खराब है क्या तेरा? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहने वाला, सिर्फ वह अना की माँ बनेगी और मैं उसके होने वाले बच्चे का बाप। तू कुछ भी करके मैरिज ऑफिसर को सेट कर। रही बात सिंदूर मंगलसूत्र की, तो वह खुद धनक अपने आप से लगा लेगी। मैरिज ऑफिसर काफ़ी टाइट है मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो शादी करने से इनकार कर दें। मैं कहीं और मैरिज ऑफिसर को सेट करके मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लूँगा। बस कर यार धैर्य, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, कभी उस लड़की के बारे में भी सोच कर देख। वह सिंदूर लगाएगी तो किसके नाम का, और नहीं लगाएगी तो दुनिया उसे ताने मारेगी। समृद्धि ने क्या कहा था, याद है ना तुझे? धैर्य के सामने हॉस्पिटल का वह दृश्य तैरने लगता है। खून से लथपथ स्ट्रेचर पर लेटी समृद्धि धैर्य का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, ओए हीरो, मेरी एक लास्ट विश पूरी करोगे? धैर्य भर्राए हुए गले से, हम मेरे ना रहने के बाद अना का हमेशा ख्याल रखना और मेरी खुशी के लिए तुम्हें खुश रखने वाली एक प्यारी सी खूबसूरत लड़की को अपनी लाइफ में आने से कभी मत रोकना। और हाँ, उसे सिर्फ कहने के लिए अपनाना नहीं है, बल्कि उसे दिल से अपना बनाना है। मेरी बात सुन रहा है ना हीरो? फालतू की बातें मत करो समृद्धि, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। ओए हीरो, काहे को रोता है? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का पति होके अपन लोग कभी मरते नहीं, क्या समझा? अपन लोग तो शहीद होते हैं। ऐसे रोएगा ना तो देख लेना, मैं भी भगवान के पास बैठकर खूब रोऊंगी। मौका मिला तो आसमान से कूदकर सुसाइड भी कर लूंगी। इतना बोलकर समृद्धि धैर्य के सीने से कस के लिपट जाती है और फिर दोनों फूट फूट कर रो पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही देर में समृद्धि की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और फिर अचानक से वह धैर्य की बाहों में झूल जाती है। धैर्य जोर से चीख पड़ता है, समृद्धि! धैर्य अतीत की यादों से बाहर आते हुए आंखों के कोर पर बह रहे आंसुओं को साफ करके मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में वापस आ जाता है। मैं सारे रीति रिवाज करने के लिए तैयार हूँ, लाइए बरमाला। सिया दोनों को बरमाला देती है। दोनों एक दूसरे के गले में बरमाला पहना देते हैं। फिर धैर्य आंख बंद करके आकृति के गले में मंगलसूत्र पहनाकर सिंदूर लगा देता है। मैरिज ऑफिसर गवाह कौन है? एडवोकेट मनोज श्रीवास्तव। जी सर। मिस्टर उदित पाठक और सिया भारद्वाज। ओके, चलिए आप दोनों आकर अपने अपने साइन करिए। कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर धैर्य शुक्ला एंड मिसेस आकृति धैर्य शुक्ला। 40 दिन के अंदर आपके घर मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट द्वारा भेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। उदित हंसते हुए धैर्य के गले लगकर, मुबारक हो यार, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। हम थैंक यू। सिया आकृति के गले लगकर धीरे से कान में फुसफुसाते हुए बोलती है, ये धैर्य भाई देखने में बस
अकड़ू खड़ूस लगते हैं, लेकिन सच कहूँ तो दिल के बहुत बिंदास इंसान हैं। मुझे उम्मीद है एक दिन तुम भी अच्छे से समझ जाओगी और फिर इनको अपने हुस्न का दीवाना बनाकर बंदर के जैसे अपने इशारों पर नचाओगी। आकृति सिया की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। ओके धैर्य, फिर हम दोनों निकलते हैं। शाम को मेरा एक क्रिटिकल ऑपरेशन लगा है, उस केस की अभी स्टडी करनी है। वैसे कोई काम हमारे लायक हो तो बताना। बंदा अपनी बंदी के साथ झट से आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों निकलो। मनोज सर से मुझे अभी कुछ काम बाकी है, हम दोनों वह निपटा कर घर चले जाएंगे। सिया चेयर पर बैठी अना के गाल पर किस करके उसके गाल खींचते हुए, बाय अना बेबी, अपनी स्वीट स्वीट मम्मा और खड़ूस पापा का ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे, बाय, आई रियली मिस यू। इतना बोलकर वह भी ऑफिस से बाहर निकल जाती है। उन दोनों के जाते ही धैर्य मनोज श्रीवास्तव की तरफ देखते हुए, मनोज सर, मेरा एम्प्लॉयज़ वाला काम हो गया? जी बिल्कुल, आप मेरे साथ ऑफिस चलिए, आपकी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। ओके चलिए। धैर्य फाइल लेकर आकृति के साथ सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पर उसने होटल सनशाइन में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों को पहले से बुला रखा था। सभी मीटिंग हॉल पर बैठते हैं। धैर्य आकृति को चेयर पर बैठने को कहता है और खुद माइक ऑन करके खड़े खड़े बोलना शुरू करता है। पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। वैसे माफ़ी का हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आप लोगों को इतना कुछ सहना पड़ा। किसी अपने को खोने का दर्द सिर्फ खोने वाला ही जान सकता है। मैं जान सकता हूँ किसी इंसान की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती, लेकिन मैं उनके एहसानों के बदले उनके परिवार को एक छोटा सा सहयोग देना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरे वर्कर्स मेरे परिवार की तरह हैं। इस वक्त मेरे परिवार के जिन सदस्यों में मुसीबत आ पड़ी है, उनके लिए मेरी तरफ से छोटा सा सहयोग। धैर्य फाइल का पन्ना पलटकर मैक थोड़ा ठीक करते हुए, पहला नंबर कंपनी के एक 20 मंजिला इमारत अपने एम्प्लॉयज़ के लिए तैयार करवाई है। इसमें कंपनी में कार्य करते हुए जो एम्प्लॉयज़ किसी हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं और उनके परिवार वाले असहाय हैं, तो वह बेझिझक जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। उनको एक फ्लैट, महीने में 5,000 रुपया हर महीने कंपनी अपनी तरफ से देगी। जिनकी बहन बेटियां हैं, उनकी शादी का सारा खर्चा खुद कंपनी वहन करेगी। जिनके माता पिता बूढ़े अथवा असहाय हैं, उनके राशन, कपड़े, सभी अन्य चीज़ों का इंतजाम भी कंपनी की तरफ से किया जाएगा। जिस किसी को बताई गई बातें समझ न आई हों या फिर कोई और सवाल हो, हमारी कंपनी के मैनेजर मिस्टर अनुराग जी से आप लोग पूछ सकते हैं। इतना बोलकर धैर्य अपने मैनेजर अनुराग को कुछ समझाता है और फिर मोबाइल में कुछ देखते हुए अपने केबिन की तरफ कदम बढ़ा देता है। लेकिन तभी उसे आकृति का ख्याल आता है। वह पीछे मुड़कर जहाँ पर आकृति बैठी थी उस तरफ देखकर ये कहाँ चली गई। धैर्य पूरे मीटिंग हॉल पर अपनी नज़र दौड़ाकर देखता है, पर आकृति उसे कहीं नजर नहीं आती। फिर खुद से बोलता है, शायद वॉशरूम गई होगी। धैर्य फोन पर बात करते करते वॉशरूम पहुंचकर वहां एक लेडीज एम्प्लॉय से बोलता है, सुनो, आपने धनक मेरे साथ आई हुई लड़की को देखा है क्या? उसके साथ मेरी बेटी अनावी थी। आई एम सॉरी सर, मैं अंदर काम में लगी थी। वहाँ कोई लड़की आपकी बेटी के साथ नहीं आई। तभी दूसरी लेडीज एम्प्लॉय वॉशरूम से बाहर आते हुए अचानक से तेज आवाज में, सर मैंने देखा है। लेकिन धैर्य की शक्ल देखते ही मेट्रो से बैलगाड़ी की भांति धीमी आवाज में, उन्हें मैंने साउथ वाले फ्रीजर में पानी पीते हुए देखा था अभी कुछ देर पहले। धैर्य बिना कुछ बोले फ्रीजर की तरफ चल देता है। उसके जाते ही आकृति के बारे में बताने वाली लड़की मुंह बनाकर पहली लड़की से बोलती है, यार प्रियंका, कैसा खड़ूस बॉस है। इनको लड़की का पता बताया, पर बॉस एक थैंक यू भी नहीं बोल सकते। इतना भी क्या बेफालतू का एटीट्यूड झाड़ना। इतना मत सोच, वरना संजू से गंजू बनने में 4 दिन भी नहीं लगेंगे। अभी तो यहाँ नई है, धीरे धीरे कंपनी और बॉस के बारे में सब जान जाएगी। ऐसे कंपनी मालिक को बॉस नहीं बकवास बोलते हैं यार। लेकिन कुछ भी हो, साला देखने में एकदम मस्त लगता है, बोले तो हीरो बाइक की तरह। वैसे एक बात बता, तू सर की बेटी को कैसे जानती है? तुझे यहाँ आए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है।
माना अपने पास शक्ल थोड़ी डाउन है, लेकिन अक्ल गॉड ने बिंदास से बन दे रखी है। ऑफिस में और कोई अपनी अठन्नी चवन्नी लेकर तो आता नहीं है। इसका मतलब साफ है, वह सर वाली लड़की ही होगी। प्रियंका संजू के सर पर एक मीठी चपत लगाकर हंसते हुए बोली, अब चल होशियार चंद काम कर ले, वरना सर ने देख लिया तो हमारे रुपये उड़ा देंगे। इधर धैर्य जैसे ही सौत पर लगे फ्रीजर के पास पहुंचता है, सामने उसे आकृति बैठी हुई दिखाई देती है। ये देखो यहाँ कैसे सुकून से बैठकर खाने में लगी है, और मैं ढूंढ ढूंढ कर पागल हुआ जा रहा हूँ। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो, और ऐसे बिना इन्फॉर्म किए क्यों चली आई? उल्टी? वाट बात नहीं, हुआ हुआ करके उल्टियाँ जैसी लग रही थीं। अब मैं आपसे इसके लिए परमिशन लेने आती तो आपके छोटे से सहयोग में मेरा हुआ हुआ भी जुड़ जाता। फिर आप उल्का पिंड की रफ्तार से बोलते, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या? वोमिटिंग हो रही है तो वॉशरूम में जाओ, यहाँ बताने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए भी कोई इजाज़त लेता है? फलाना ढिकाना मखाना और न जाने क्या क्या खाना सुना डालते आप मुझे। अब ठीक है ना? हम ठीक हूँ। ये क्या खा रही हो? ये भी कोई खाने वाली चीज़ है? गुलाब की पत्तियाँ हैं, कोई जहर नहीं है, सब खाते हैं। मैंने भी हेल्दी नेचुरल गुलफाम बाबा को चख लिया। सब कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कूदोगी? चलो इसे चुपचाप डस्टबिन में फेंको। सब कूदेंगे तो मैं भी कूद जाऊंगी। बाहर अकेले बैठकर आपके साथ पकने से अच्छा अंदर जाकर गप्पे लड़ाऊंगी। आकृति डस्टबिन में धीरे धीरे बेमन से एक एक पत्तियां फेंकने में लगी थी। आकृति की हरकत देखकर धैर्य चिढ़ते हुए, धनक ये क्या बच्चों जैसे हरकतें करने पर लगी हो? जल्दी से सब फेंको, ये मत भूलो तुम्हारी हरकतें देखकर अना भी वही सीखेगी। सारे गुलाब की पंखुड़ियां डस्टबिन में फेंक कर धैर्य को अपने दोनों हाथ दिखाते हुए, ये लो सारी की सारी फेंक दी। हम चलो। आकृति अना को गोद में उठाकर धीरे से बड़बड़ाते हुए बोलती है, देखा ना मेरा क्यूट बच्चा, कितना खड़ूस नागफनी है। तुम मेरी तरह ही बनना, इसके जैसे कटीली झाड़ी मत बनना। वैसे पता है आपको, मैंने इतनी गुलाब की पंखुड़ियाँ खा ली हैं कि आपका होने वाला भाई या बहन जो भी है, डाबर गुलाबरी ना सही पर डाबर हनी तो बन ही जाएगा। अब अना आकृति के बिना सर पैर की बातों को अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि कौन सी बात पर कैसे रिएक्ट करना है। इसलिए वह आकृति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाती है। बदले में आकृति भी किस करके बोलती है, आई लव यू माई स्वीट स्वीट बच्चा। सुनो तुम यहीं पर बैठो, मैं बस आधे घंटे में प्रोजेक्ट की फाइल चेक करके आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, केबिन के अंदर ही चेक करना है। हम जाइए। धैर्य जैसे ही केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगता है, आकृति एकदम से तेज आवाज में उसे रोकते हुए, एक मिनट रुकिए। क्या हुआ? कोई काम हुआ तो बीच में अंदर आ सकती हूँ ना। हम कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो आ सकती हो, अब मैं जाऊँ? हम हाँ नहीं, मेरा मतलब अगर मुझे फिर से उल्टियाँ होने जैसा लगा तो मैं जाकर यहीं वापस लौट आऊँगी। आप मुझे ढूंढने के लिए परेशान मत हो ना। ओके, अब मैं जाऊँ? हम जाइए। धैर्य के जाते ही आकृति बेंच पर अपने पैर फैलाकर अधलेटी अवस्था में अपना सिर दीवार पर टिकाकर अपने ऊपर लिटा रखी अना को थपकी देते हुए सोचती है, ये नागफनी जितना खड़ूस दिखता है उतना दिल से है नहीं। अपने वर्कर्स के प्रति कितनी अच्छी सोच रखता है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, जो अपने कर्मचारियों को इतना प्यार कर सकता है, वह भला अपने घर वालों से इतनी नफरत क्यों करने लगा? कुछ तो बड़ा लोचा है। धनक जल्दी चलो, हमें पुलिस स्टेशन चलना है, इसके बाद वर्कर्स को देखने भी जाना है। धनक। धैर्य कई बार आवाज लगाता है, लेकिन आकृति अपनी सोच में डूबी रहती है। पता नहीं क्या हुआ इस लड़की को, कौन सी दुनिया में गुम हुई है, सुन भी नहीं रही। धैर्य उसका कंधा पकड़कर झकझोरते हुए गुस्से से तेज आवाज में, धनक क्या हुआ, उठो। हम हाँ क्या हुआ नागफनी? मैं नागफनी नहीं, धैर्य हूँ, धैर्य शुक्ला। किस ख्याल में गुम हुई पड़ी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप बड़ी जल्दी आ गए, होश में तो हो? आधे घंटे का बोलकर 50 मिनट में वापस आया हूँ और तुम बोल रही हो इतनी जल्दी आ गया। कमाल की लड़की हो, हर हाल में परेशान करना तय है। गायब होकर ना सही, पुतला बनकर ही परेशान करोगी। ओ हेलो मिस्टर खड़ूस, इतना क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हैं? मैं आधे घंटे तक होशो हवास में आपका वेट कर रही थी, फिर जब आप नहीं आए तो मैंने अपनी विटामिन्स की गोलियां चबाकर अपने आप से टाइम ट्रेवल करना शुरू कर दिया। अच्छा चलो, लेट हो रहा है। आकृति खुशी से घूमते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाती है।
और ख्यालों में खुश रहने के कारण इतनी जोर से दरवाजा बंद करती है कि दरवाजे पर लगा कांच टूटकर चकनाचूर होकर बिखर जाता है। धैर्य हैरान होकर आकृति की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोला, ये क्या है धनक? दरवाजा बंद करने के लिए लगा होता है, तोड़ने के लिए नहीं। आकृति अपनी आंखें ऊपर की तरफ टांग कर दांतों तले जीभ दबाकर नाक से कोड़ते हुए, सो सॉरी मिस्टर धैर्य, सच में मुझे पता नहीं ये कैसे टूट गया। मैंने तो बिल्कुल धीमे से दरवाजा खींचा था। ये धीमे से बंद करना है। हाँ, मेरा मतलब नहीं, वो बस जरा सा तेज हो गया शायद। सॉरी, इस बार माफ कर दीजिए। पक्का मैं जॉब करके आपकी गाड़ी चकाचक करा कर दे दूंगी। ओह अच्छा, यानी कि तब तक मैं इसे ऐसे ही सड़कों पर लेकर घूमूं? आपके पास इतनी गाड़ियां हैं, कोई भी चला सकते हैं। जरूरी है इसी में चिपक कर घूमे? धनक, तुम माँ बनने वाली हो, कोई एक्शन हीरोइन नहीं जो मेरी चीजों के साथ तोड़ फोड़ करके मूवी का रिहर्सल कर रही हो। फिर भी तुम्हें मेरी चीजों को तोड़कर सुकून मिलता है तो बता दो, मैं तुम्हें हॉकी खरीद कर दे दूंगा। जितना मना है तोड़ फोड़ कर लेना। बस मिस्टर धैर्य, क्यों इतनी देर से मुझे सुनाए जा रहे हैं? ऑफिस में तो अपने कर्मचारियों पर बड़ा प्यार बरसा रहे थे और मुझ मासूम से एक गलती क्या हो गई? आप तो आग की तरह बरखा बनकर बरसे जा रहे हैं। इतना बोलकर आकृति रोने लगती है। धैर्य अपना सर खुजाते हुए, अरे तुम अब रोने क्यों लगी? चुप जाओ, वरना अना उठ गई तो वह भी रोना शुरू कर देगी। उतनी देर से सॉरी बोल रही हूँ, तब तो कुछ नहीं हुआ, अब बड़ी फिक्र हो रही है। अच्छा बाबा सॉरी, मेरी गलती थी, मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। पक्का प्रॉमिस करिए? धैर्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए, हम प्रॉमिस। आकृति के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, अब चलें? आकृति अपने आंसू साफ करते हुए, हम चलिए। इधर यशांश ठाकुर और मिस अनोन गार्डन में बैठकर बिजनेस की कुछ बातें करने में लगे थे। तभी घर का एक नौकर पास आकर झुकते हुए बोलता है, ठाकुर साहब, पंचम और नंदू नाम के दो आदमी आपसे मिलने आए हैं। बोल रहे हैं आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, उन्हें यहाँ भेज दो। जी ठाकुर साहब। मिस अनोन अपने चेहरे पर नकाब पहनते हुए, यशांश जी, मैं सोच रही हूँ आप लोगों के बिजनेस में क्यों ना मैं एंट्री मारूं। आपकी सोच तो गजब की है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको अपने बिजनेस में नंबर 1 पोजीशन में रहना पसंद है। लेकिन पंचम और नंदू, राम राम ठाकुर साहब। राम राम, बोलो क्या खबर लाए हो? ठाकुर साहब, धैर्य ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। क्या स्कीम लाया है? पंचम एक फाइल यशांश के हाथों में थमाते हुए, ये रही स्कीम की पूरी डिटेल। नंदू, तुम क्या खबर लेकर आए हो? ठाकुर साहब, सूचना मिली है कि धैर्य को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। शायद पुलिस वालों को सनशाइन रेस्टोरेंट के बारे में कुछ पता चला है। कुछ और इन्फॉर्मेशन है? जी नहीं ठाकुर साहब, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम फिर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। अब हमें चलना चाहिए। ओके, केयरफुल रहना। जी ठाकुर साहब, राम राम, चलते हैं। दोनों के जाते ही यशांश लाइटर से सिगरेट जलाकर पीते हुए, मानना पड़ेगा आपको मिस अनोन, आपने क्या काम के बंदे दिए हैं। मिस अनोन अपने चेहरे पर लगा रखा नकाब उतार कर रखते हुए, आप बस देखते जाओ यशांश, इस धैर्य को बर्बाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी। आपने पुलिस वालों का कुछ सोचा? उन्हें हमारे बारे में क्या पता चला होगा? मेरे दिमाग में ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो सकता है, पर डोंट वरी, मेरा एक आदमी है, उससे अभी पता लगाता हूँ। इधर धैर्य सीधा पुलिस स्टेशन के सामने जाकर अपनी गाड़ी रोकता है। आकृति गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखते हुए, ये क्या बात है, हम अपना इतना अच्छा घर छोड़कर अपराधियों के ससुराल में क्यों पधारे हैं? बिना बकवास किए चुपचाप अंदर चलो, और हाँ, अंदर कोई शैतानी दिमाग मत चलाना अपना। ओके चलिए। धैर्य को अंदर आता देख पुलिस इंस्पेक्टर, आइए मिस्टर धैर्य, बैठिए। थैंक यू इंस्पेक्टर सर, आपने कॉल किया था? जी हाँ, हमें आपके रेस्टोरेंट में हुए धमाके के बारे में कुछ पता चला है। ये कोई आतंकी संगठनों का काम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत आपको बर्बाद करने का प्लान तैयार किया गया है। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं जो मुझे बर्बाद करना चाहता है? असली गुनहगार का नाम तो नहीं पता चला अभी, लेकिन एक जगह छापेमारी की गई है जिसमें कुछ सबूत के साथ दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? बिल्कुल, आपको यहाँ बुलाने की मेन वजह यही थी। आप दोनों चलिए मेरे साथ। उन्हें लॉकअप पर रखा गया है। दोनों क्रिमिनल धैर्य को देखते ही खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। क्यों बे सालो,
भूत देख लिया क्या जो इतना हंसे जा रहे हो? इंस्पेक्टर गरजते हुए बोला। नहीं साहब, अपन लोगों ने भूत नहीं देखा, लेकिन दूसरे को बर्बाद करके हंसने वालों को आज खुद को बर्बाद होकर रोते देखकर अपन लोग को बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा फिर रुको सालो, अभी तुम दोनों को कथक नृत्य की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मुझे भी बड़ा मजा आएगा। मैं जानता हूँ तुम दोनों की मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये तुम सब पैसे के लिए कर रहे हो, जो तुम्हें हर सेकंड के हिसाब से 1000 रुपए दूंगा। सिर्फ मुझे उस शख्स का नाम जानना है जो तुम दोनों को मेरे खिलाफ यूज कर रहा है। नाम में वैसे भी जान कर रहूंगा। फर्क कितना होगा, पैसे किसी और के गोद में पड़े होंगे। तुम दोनों के पास सिर्फ 20 मिनट का वक्त है। धैर्य बड़े ही शांत लहजे में उन दोनों से बोलता है। अबे चल जा, पैसों का लालच दिखाकर तू हम दोनों का ईमान नहीं खरीद सकता। हम मर जाएंगे पर एक शब्द भी नहीं कबूलेंगे। फिर ठीक है, अपने बाप से जाकर बोल देना खुद का कारोबार अपनी अक्ल और नियत से खड़ा रखा जाता है, ना कि दूसरे के झूठे टुकड़े छीन कर। मिस्टर धैर्य, आप चलिए, इन सालों की अक्ल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। इंस्पेक्टर वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए बोलता है कि आप दोनों में से इन्हें कोई जानता है? जी नहीं इंस्पेक्टर, हम में से कोई नहीं जानता। धैर्य बड़े ही शालीनता से बगल में बैठी आकृति की तरफ देखकर बोलता है। इंस्पेक्टर कुछ कागजात धैर्य को दिखाते हुए, ये देखिए मिस्टर धैर्य, जो मुझे छापा मारने की जगह से मिले हैं। ये आपका गोल चौराहे पर बना विख्यात रेस्टोरेंट है, जिस पर रेड सर्कल बना हुआ है। आई थिंक इनका अगला टारगेट आपका ये विख्यात रेस्टोरेंट है। ये सांस जब बात खत्म कर मोबाइल टेबल पर रखता है, उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मिस अनोन, क्या हुआ ये सांस? क्या कहा तुम्हारे आदमी ने? बोल रहा है सबूत के साथ हमारे 2 आदमी छापेमारी में पकड़े गए हैं। और क्या बोला? बोल रहा है अगर उन्होंने मुंह खोला तो पुलिस उसके बॉस तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी और बॉस के थ्रू हम तक। इसका सीधा मतलब है आग की लपटें हम तक भी जल्द आ पहुंचेंगी। मिस अनोन जग से गिलास में पानी डालकर पीते हुए, इसका सीधा मतलब है हमें जल्द से जल्द उन दोनों का इंतजाम करना होगा। हम कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सुना है ये इंस्पेक्टर काफी ज्यादा ईमानदार है। घूस का नाम सुनते ही देने वाले को हवालात में सुअर के माफिक मार मार कर खाल उधेड़ देता है। ओह अच्छा, इंस्पेक्टर का क्या नाम है? रघुवीर सहाय। इस रघुवीर सहाय की कोई तो कमजोरी होगी, जिसे खोने के डर से ये खौफ खाता होगा। अनाथ आश्रम में पला बड़ा है, यहाँ इसकी पहली पोस्टिंग है। कमजोरी के नाम पर शायद बस एक गर्लफ्रेंड है। उसका कुछ एड्रेस वगैरह कुछ तो पता होगा। उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस ये खबर अफवाह मॉडल में उड़ते हुए मुझ तक पहुंची है। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरे पास एक प्लान है। हम बोलो। ये सांस विस्तार से अपना पूरा प्लान मिस अनोन को बता डालता है, जिसे सुनकर मिस अनोन खुश होते हुए ताली बजाकर, वाह ये सांस, आपका क्या जबरदस्त प्लान है। थैंक यू मिस अनोन। फिर देर किस बात की है, घुमाइए अपने प्लान के मुताबिक फोन और दिखा दीजिए हमारी बात ना मानकर हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। अच्छा आप लोग इन बातों को अपने तक सीमित रखिएगा जब तक कि मेन मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। और हाँ, आप लोग भी जरा सतर्क रहना। जिस तरह से आपने बताया कि आपके पास कहीं भी अजीब बुके और फोन कॉल्स आ जाते हैं, उससे तो यही लगता है कोई आपका अपना इन सब कामों में सम्मिलित है, जो आपकी पल पल की खबर अपने पास रखता है। ओके इंस्पेक्टर साहब, हम इस बात का ख्याल रखेंगे और ये बात हमारे सिवा किसी और को पता नहीं चलेगी। ठीक है, फिर आप लोग जाइए, मुझे कुछ काम होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। धैर्य अपनी कार के पास आकर जैसे ही दरवाजा खोलता है, आज फिर उसे कटीले बुके के साथ एक पर्ची चिपकी हुई मिलती है। धैर्य इधर उधर देखता है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, तो वह पर्ची खोलकर पढ़ना शुरू करता है। शुक्ला जी, आपके क्या हाल चाल हैं? हा 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 हा, मैं भी कितना बेवकूफ़ी भरा सवाल कर रहा हूँ, ये जानते हुए भी कि मेरे रहते भला कहाँ ठीक रह सकते हैं। अच्छा मेरी बात पर जरा गौर फरमाइएगा। आपको मेरे बारे में जानने की बड़ी चुल मची हुई है ना, पर अफसोस की बात, आपको सिर्फ मेरे काम ही मिलेंगे, मैं नहीं। ही अरे अरे इतना गुस्सा, मैं तो डर गया भाई। टाटा बाय बाय, मिलते थोड़ी देर में। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और ये कांटों का बुके किसने दिया?
कुछ नहीं हुआ, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी इंस्पेक्टर से 2 मिनट में मिलकर आता हूँ। धैर्य जैसे कुछ कदम आगे बढ़ाता है, उसके मोबाइल की रिंग बजने लगती है। धैर्य चलते चलते फोन रिसीव करके, हेलो अबे शुक्ला, इंस्पेक्टर को पर्ची दिखाने की इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है? पहले अपने लौंडिया को तो बचा ले, तेरे पास सिर्फ 30 सेकेंड हैं, ओनली 30 सेकेंड, इसके बाद गाड़ी बम से उड़ जाएगी। हा 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 हा। इतना सुनते ही धैर्य तेजी से गाड़ी की तरफ दौड़ते हुए चीख पड़ता है, धनक गाड़ी में बॉम्ब है, जल्दी से नीचे उतरो। तभी तेज धमाके के साथ गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। कुछ देर के लिए चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। धैर्य अवाक होकर गाड़ी के जलते हुए टुकड़ों को देखकर धम से घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और खुद के दोनों हाथों से बाल पकड़कर नोचते हुए चीख पड़ा, नहीं ये नहीं हो सकता। मिस अनोन अपने घर आकर हॉल में लगी टीवी ऑन करके धम्म से सोफे पर पैर फैलाकर बैठ जाती है। बस आते ही टीवी खोलकर बैठ गई। कछु खाने वाने का भी ख्याल कर लिया कर बिटिया, मैं बुढ़िया तेरी कितनी दिन की साथनी बची हूँ, मेरे बाद तुझे खुद से ही अपना ख्याल रखनो है। कछु मोरी बात तोरे समझ में आई रही। 70 साल की एक बूढ़ी औरत मिस अनोन को पानी देते हुए बोलती है, क्या यार दादी माँ, घर पर आते ही आप फिर से शुरू हो गई? टीवी का रिमोट कहाँ रखा है? प्लीज ढूंढ कर दीजिए, मुझे इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखनी है। हाँ हाँ, बस जिंदगी भर न्यूज ही देखती रहना और कछु ना देखना। ये ले पकड़ तोरा रिमोट, जब वक्त मिल जाए तो बता दियो, खाना लगाए दूंगी। आप जाइए, मैं बता दूंगी। पुलिस स्टेशन में लगी आग, लॉकअप में बंद 2 मुजरिमों का मर्डर, साथ ही पुलिस स्टेशन के बाहर हुए बॉम्ब धमाके की कहानी बड़े ही चाव से सभी न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने इस मामले पर डिबेट रखी थी, जिस पर जोरदार बहस जारी थी। अपोजिशन पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी पर नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर कानून के तहत सख्त से सख्त सजा देने की बात बोल रही थी। मिस अनोन ये सब देखकर खड़े होकर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगती है और फिर यकायक खामोश होकर सामने हॉल की दीवार पर टंगी तस्वीर को देखते हुए, देख मेघांका, तुझे दर्द देने वाले को कैसे मैं पल पल तड़पा कर मार रही हूँ। उसने तुझे कितना दर्द दिया है, देखना, उसके बदले मैं उसे 1000 गुना दर्द देकर मारूंगी। इसके पहले वह अपनी मौत की भीख तो मांगेगा, पर उसे मौत नसीब नहीं होगी। तू भी ऊपर से बैठकर अपनी उस रखेल के साथ देख कमीने। जगत प्रसाद शुक्ला, तेरी करनी का फल तेरा बेटा आज कैसे भुगत रहा है। तभी पीछे से दादी माँ मिस अनोन का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर, यसु ये जो टीवी में दिखाए जा रहे हैं, ये सब तोर करवायो धरो है क्या? शक भरी नजरों से देखते हुए दादी माँ पूछती हैं, नहीं दादी माँ, ये सब तो इन कुकर्मियों का फल है जो इन्हें देखना पड़ रहा है। देख यसु, आंखें बेटे का इसमें कछु दोष नहीं है। अगर तू ये सब कर रही है तो अब ही वक्त से बंद कर दे। काहे बिटिया तू निर्दोष को सताकर पाप का भागीदार बनत है। ओ खेन कर्मन की सजा उखा भगवान खुद दी है। दादी माँ, उसका सबसे बड़ा दोष उस कमीने इंसान का बेटा बनकर पैदा होना ही है। पाप के पेट से कभी अच्छाई जन्म नहीं ले सकती। और फिर आप ये कैसे भूल गईं कि हमारी मेघांका के साथ क्या हुआ था? इतना बोलकर मिस अनोन अपने रूम की तरफ चली जाती है। हे ईश्वर, हमारी बिटिया को सद्मार्ग में चलने की प्रेरणा प्रदान करियो। उन जालिमों ने कैसे विचार का बनाकर रख दियो हमारी यसु को। दादी माँ अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखते हुए बोलती हैं। इधर धैर्य जब अपनी आंखें खोलता है, वह खुद को हॉस्पिटल के बेड पर खुद को लेटा हुआ पाता है। वह झट से उठकर बैठ जाता है। तभी नर्स अंदर आते हुए, आप लेट जाइए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। भाड़ में गया तुम्हारा आराम, मुझे मेरी बच्ची और धनक को बचाना है। सर प्लीज लेट जाइए, आपको हादसे वाली जगह अब कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी बच्ची धनक के साथ वहीं गाड़ी में मौजूद थी। आई बात समझ में, हटो मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। नर्स धैर्य के गुस्से से कांप उठती है और सहम कर एक तरफ खड़ी होकर उसके जाने का रास्ता छोड़ देती है। वह जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है, आकृति उसके सीने में हाथ रखकर धकेलते हुए बेड के पास ले आती है और भौं मटकाते हुए पूछती है, कहाँ चले धैर्य साहब? चुपचाप बेड पर लेटिए,
अन्ना कहाँ है? तुम ठीक हो? आप बैठिए तो सही। कितने सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। आकृति धैर्य के दोनों कंधे पकड़कर उसे बेड पर बैठाते हुए, बकवास नहीं, जो पूछा है उसका जवाब दो, वरना रहने दो, मैं खुद देख लूंगा मेरी बच्ची कैसी है। हम तीनों माँ बेटी ठीक हैं। अब तो शांति से बैठ जाइए। अन्ना कहाँ है? वो उदित भाई के पास बैठी खेल रही है। मेरा फोन कहाँ है? लाओ मुझे दो। आकृति भर रहा है स्वर में। धैर्य, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? धनक, बात यकीन की नहीं है। प्लीज मेरी हालत समझो। मैं एक बार देख लूंगा तो मुझे चैन मिल जाएगा। शाम तक का वेट करिए। शाम को मैं पक्का अना से मिलवा दूंगी। नहीं, मुझे अभी मिलना है। आकृति आंखें दिखाकर, सीधे से बात समझ नहीं आती क्या? आपको 2 दिन बाद होश आया है? क्या बकवास कर रही हो? क्या नहीं? हाँ, पूरे 2 दिन बाद आपको होश आया है, इसलिए बोल रही हूँ। शाम तक थोड़ा हालत और ठीक हो जाएगी, तब तक दवा खाकर रेस्ट कीजिए। अच्छा, तुम उसे यहाँ ले आओ। आपको अन्ना की कसम, जो दोबारा जिद की। नर्स आकृति के पास आकर, मैम, पेशेंट को दवा देने का टाइम हो गया है। हाँ तो दवा दीजिए। अब तक यहाँ खड़े खड़े इनकी हालत फिर से खराब होने का वेट कर रही हैं क्या आप? पर वो गुस्सा। आप नर्स डॉक्टर कब से इन बिगड़ैल पेशेंट से डरने लगे? जल्दी से दवा दीजिए। और हाँ, हो सके तो गुस्सा फुर करने वाला इंजेक्शन भी एक ठोक देना। धैर्य उसे गुस्से से तिरछी निगाहों से घूरने लगता है, जिसे देखकर आकृति, मुझे ऐसे मत घूरिए, मैं नहीं डरने वाली आपकी इस तिरछी आंख से। आकृति जूस का गिलास धैर्य के सामने करते हुए, ये लीजिए, चुपचाप पूरा जूस अभी फिनिश करिए। अन्ना ने खाना खाया? हम खिला दिया। और तुमने? मैंने भी खा लिया है। अब और सवाल नहीं, चुपचाप जूस खत्म करिए। फिर ये फल काट के दे रही हूँ, इसे भी खाना है। तुमने क्यों नहीं खाया? आप कतई बिगड़ैल इंसान हैं। अभी तो मैंने बोला खा लिया, फिर भी दिमाग खाए पड़े हैं। अच्छा, खा लिया तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुरा कर बात कर रही हो? बात मुंह से की जाती है, आंखों से नहीं। आंखें मैं कहीं गड़ा कर रखूं, आपसे मतलब? और हाँ, अब एक और बार आपने नौटंकी दिखाई तो समझ लेना, मैं अन्ना को लेकर स्विट्जरलैंड भाग जाऊंगी और आप ढूंढते रहना अमेरिका भर में। दवाइयों के असर से कुछ देर में धैर्य को नींद घिरने लगती है। वह आकृति की बातें सुनता हुआ बेड पर बैठे बैठे ही सो जाता है। शाम को धैर्य की आंखों में पट्टी बांधकर आकृति उसे एक पार्क में ले जाती है। और कब तक ये तुम्हारी बकवास बातें माननी पड़ेंगी मुझे? मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। मैं अब पट्टी खोल रहा हूँ। मान गए धैर्य साहब, आप केवल नाम के धैर्य हैं। बाकी धैर्य नाम की चीज रत्ती भर आप में नहीं है। बस 2 मिनट और फिर आप अपनी आंखों की पट्टी खोल सकते हैं। एक तो आपको कोई सरप्राइज दे और आपकी जहरीली कटीली बातें भी फ्री में सुने। ऐसे एक आप ही महान पुरुष धरती पर जन्मे हैं। अब चलिए, अपनी आंखों की पट्टी खोलने का कष्ट करिए, या फिर मुझे ही ये कष्ट झेलना पड़ेगा। नहीं, मैं खुद खोल लूंगा। हम खोलिए। धैर्य अपनी आंखों से पट्टी खोलकर चारों तरफ देखता है, पर अन्ना उसे कहीं नजर नहीं आती। वह आकृति की तरफ घूर कर देखते हुए, ये क्या मजाक लगा रखा है? अन्ना कहाँ? तभी बीच में अन्ना भी, हैप्पी बर्थडे पापा। आकृति के दुपट्टे के अंदर छुपी अन्ना बाहर निकलकर अपनी खूबसूरत तोतली आवाज में धैर्य को विश करती है। धैर्य अनाबी की आवाज सुनकर रो पड़ा और फिर अपने आप को संभालते हुए घुटनों के बल बैठकर अनाबी को गले लगाते हुए बोला, अन्ना बेटा, क्या कहा आपने? फिर से कहिए। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू सो मच बेटा। सच में ये दिन मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन बन गया है। अन्ना धैर्य से दूर होते हुए बड़े ही मासूमियत से गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, पर मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों मेरे बच्चे? आप मम्मा को डांटते हो पर सॉरी नहीं बोलते। मम्मा मुझे डांटती है तो सॉरी बोलती है। आकृति मुंह में हाथ रखकर हंसने लगती है, क्योंकि वही ये सब अन्ना से गुस्से में बोला करती थी। धैर्य आकृति की तरफ देखते हुए, ये बात तो आपने बहुत पते की बोली है। हैप्पी बर्थडे धैर्य। ओदिसिया, तुम दोनों यहाँ कैसे? इन दोनों ने ही मुझे बताया कि कल आपका बर्थडे है, सो मैं आपको सरप्राइज दूं। आकृति धैर्य से बोलती है। मिस्टर जासूस,
तेरी जासूसी खत्म हो गई हो तो केक काटने चलें, उदित हंसते हुए बोलता है। हम चल। सिया और उदित ने मिलकर एक कमरे को बड़े ही शानदार तरीके से सजाया था। कमरे के बीचों बीच दो केक रखे हुए थे। एक अना की आवाज वापस आने की खुशी में, एक धैर्य के जन्मदिन का केक था। हाँ तो धैर्य भाई, आपको हम दोनों का ये कांड डेकोरेशन कैसा लगा? धैर्य हल्का सा स्माइल पास करते हुए, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जो आप दोनों ने ये सब किया। चल फिर जल्दी से केक काट, उदित धैर्य के गले में हाथ डालता हुआ बोलता है। अनाबी और धैर्य दोनों केक काटते हैं और फिर सभी साथ में डिनर भी करते हैं। अच्छा हमें चलना चाहिए, काफी लेट हो गया, धैर्य उदित से बोलता है। ऐसे कैसे चले जाएंगे, अभी मुझे अपनी क्यूटी को किस करना है। सिया की बात सुन सब हंसने लगते हैं। सिया अनाबी को किस करके, अब आप लोग जा सकते हैं। धैर्य आकृति के जाने के बाद सिया मुड़कर उदित से बोली, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं भी अब निकलती हूँ। उदित सिया की कमर पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, ऐसे कैसे चल दी मेरी जान, आप कुछ भूल नहीं रही हो? मैं क्या भूल रही हूँ, बताइए तो जरा डॉक्टर साहब। वही जो अभी कुछ देर पहले आपने अना को दिया था, मुझे भी वही चाहिए। ओह अच्छा, किस चाहिए? हम फ्रेंच किस बड़ी वाली। सिया धीरे धीरे उदित के होठों के पास अपना चेहरा ले जाकर अचानक से तेज आवाज में, धैर्य भाई आप। उदित झट से सिया को छोड़ देता है। सिया तुरंत दौड़ लगाकर भागते हुए बोलती है, बाय बाय डॉक्टर साहब, आप फ्रेंच किस अपने कोमा वाले पेशेंट से मांग लेना, फिलहाल मैं चली अपने सपनों की उड़ान भरने। ठीक है सिया की बच्ची, एक बार शादी हो जाने दो, फिर बताता हूँ। इतना बोलकर हंसते हुए वह भी अपने घर के अंदर चला जाता है। रात 12 बजे करीब धैर्य इधर उधर बालकनी में टहलने लगा था कि तभी पीछे से आकृति बगल में पड़ी चेयर पर बैठते हुए बोली, क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही क्या? नहीं बस यूं ही, ऑफिस का थोड़ा ईमेल वगैरह देखकर टहलने लगा। तुम क्यों अभी तक नहीं सोई? ये सब जो हुआ, इन सब चीजों को सोच सोच कर नींद नहीं आती, और आ भी गई तो सपने में यही सब दिखाई पड़ता है। अभी नींद खुली तो सोचा पानी पी लूं, लेकिन जग खाली था। किचन में पानी लेने जा रही थी तो देखा आपके रूम का दरवाजा खुला है, सो बस चली आई। अच्छा किया, मुझे कुछ तुमसे पूछना था, मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है। आई थिंक जो मैं पूछना चाहता हूँ वही तुम बताना चाहती हो। आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। जब गाड़ी में इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि नज़दीक खड़े आदमी भी गंभीर हालत में पहुंच गए, फिर तुम और अना तो गाड़ी में बैठे थे, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल सेफ हो, ये सब कैसे हुआ? दूसरा, अना की आवाज़ कैसे वापस आई, क्या हुआ था, मुझे सब जानना है। हम जब आप 2 मिनट में आने का बोलकर चले गए, तभी अना ने मुझसे पानी पीने को मांगा। मैंने बोतल देखी तो वह खाली थी। मैंने बोला अना को, बेटा रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ, कहीं मत जाना। लेकिन जैसे मैं गाड़ी से उतरी, मुझे वह ट्रक के सामने खड़ी अना याद आ गई और मैं उसे भी साथ में लेकर पानी लेने के लिए जाने लगी। तभी गलती से मेरे हाथ से बोतल छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई। मैं बोतल उठाने को जैसे ही झुकी, मुझे गाड़ी के नीचे एक काले कपड़े पहने हुए कोई आदमी नजर आया जो गाड़ी में कुछ करने में लगा था। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरे गाड़ी के नीचे क्या करने में लगे हो? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके पास बीप की आवाज़ हुई, जिसे सुनकर वह गाड़ी के नीचे से निकलकर भागने लगा। मैंने पीछे से उसका कॉलर पकड़कर उसे पकड़ना चाहा, मगर वह मुझे धक्का देकर भाग निकला। तभी तेज आवाज़ के साथ गाड़ी में धमाका हो गया। ये तो अच्छा हुआ उसने धक्का गाड़ी की तरफ ना देकर दूसरी साइड दिया था, वरना शायद उस दिन मेरा भी राम नाम सत्य ही हो चुका होता। धैर्य दूसरी चेयर खींचकर बैठते हुए, फिर आगे क्या हुआ? तुम्हें जरा सा भी कुछ क्लू मिला वह कौन हो सकता है? हम क्लू तो मिला है। क्या मिला? उस कालिए ने अपने पीछे गले पर एक अजीब सा टैटू बनाया हुआ था। सब शेर, चीता, हाथी, ड्रैगन बनवाते हैं, लेकिन उसने बार कोड छपवा कर रखा था। उसमें कुछ नंबर भी लिखे थे। कोई नंबर याद है क्या? इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि पता ही नहीं चल पाया। कोई बात नहीं, शायद मैंने ऐसा टैटू किसी की नेक पर बना हुआ देखा है, बस इतना ही। या कुछ और देखा? नहीं, कुछ और नहीं देखा।
अच्छा, फिर धमाके के बाद क्या हुआ? कुछ देखा या फिर तुम भी बेहोश हो गई थी? मैं भी बेहोश हो गई थी, लेकिन बेहोशी में भी मैंने अना का हाथ नहीं छोड़ा था। जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया, तब आपके दोस्त डॉक्टर उदित बता रहे थे कि मैंने अना का हाथ काफ़ी टाइट पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वह मुझसे बिछड़ी नहीं। इन सब चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए अना की आवाज़ सुनना था, जो मुझे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर आए थे। उन्होंने बताया, आपकी बेटी वहीं आपके पास बैठी चीख चीख कर रोते हुए आपको हिलाकर उठाने में लगी थी। इसका मतलब ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर अना डर गई और तुम्हें बुलाने लगी। हम यही डॉक्टर उदित भी बोल रहे थे। एक बात पूछूं आपसे? हम पूछो। अना की आवाज़ वापस लाने के लिए आप इतना कुछ कर रहे थे। अब जब वह बोलने लगी है, तो आप खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अना की आवाज़ वापस आने से मैं कितना खुश हूँ, शायद ये मैं बयां नहीं कर पाऊँगा। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, उन्हें सोचकर लगता है कि ना जाने कब हमारी खुशियाँ मातम में तब्दील हो जाएं। बस इन सब परेशानियों की वजह से मैं खामोश हूँ। ये बात तो आपने सही कही। शायद जो भी ये सब करवा रहा है, उसके आदमी हमारे घर बाहर, ऑफिस, हर जगह मौजूद हैं। वरना पुलिस स्टेशन जाने वाली बात उन तक कैसे पहुंची? ये जो कोई भी है, इसका पता अब मैं खुद लगा कर रहूँगा। अभी तक बात सिर्फ मेरे बिजनेस पर अटैक करने की थी। मैंने सोचा यूं ही बेवकूफ़ इंसान है, थोड़ा बहुत नुकसान करके खुद को शांति पहुंचा लेंगे, मगर अब इसने अना और तुम पर अटैक करके अपनी सारी हदें पार कर डाली हैं। कल मैं जाकर इंस्पेक्टर रघुवीर सहाय से मिलकर उन दोनों क्रिमिनल की फाइल निकलवाता हूँ। कोई फायदा नहीं, उन दोनों का किसी से लॉकअप में ही मर्डर कर दिया और पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दी। आज सुबह पता चला रघुवीर सहाय का एक्सीडेंट हो गया और वह गाड़ी समेत एक खाई में गिर गए। मेरे ख्याल से आप जितना उनके खिलाफ जाओगे, उतना ही वह आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप जिस तक पहुंचकर उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे, वह उसे ही खत्म कर देंगे। कुछ भी हो जाए, मैं 1 महीने के अंदर ही अंदर उस तक पहुँच कर रहूँगा, वरना मेरा नाम भी धैर्य शुक्ला नहीं। जाओ, तुम जाकर सो जाओ। आकृति एकटक धैर्य को देख रही होती है, जिसे देख धैर्य उससे पूछ बैठता है, ये मेरी तरफ क्या देख रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ। मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही तो जाकर लेट जाओ, खुद ब खुद नींद आने लगेगी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं सोने चली जाऊंगी। सवाल पूछने के लिए अभी जिंदगी पड़ी है, चुपचाप जाकर सो जाओ। लेकिन आकृति बिना उसके हामी भरे अपना सवाल दाग देती है। मान लो अना को प्यास ना लगती और मैं पानी लेने ना जाकर वहीं गाड़ी में विराजमान रहती और मैं ब्लास्ट में मर जाती, तो आप क्या करते? तुम्हारी फोटो में हार चढ़ाकर टांग देता। अब निकल रही हो या फिर मैं ही यहाँ से चला जाऊं? आकृति उसकी तरफ मुंह बनाकर देखते हुए सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जल्दी आकृति नहा धोकर फ्रेश होकर किचन में नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखने में लगी थी। नैन्सी चेयर खींचकर बैठती हुई आकृति को ताना मारते हुए बोलती है, आजकल की मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां क्या चालू चीज हो गई है ना मम्मी? अवंतिका शुक्ला, जो नाश्ता करने के लिए नैन्सी के साथ ही आई थीं, मौका मिला कि नहीं, अमीर लड़कों को अपने रूप जाल में फंसाकर अपने सारे अरमान पूरे कर लेती हैं, फिर वो चाहे मन के हों या फिर तन। नैन्सी की बात बीच में काटते हुए अवंतिका शुक्ला बोल पड़ी, चुप करो नैन्सी, कुछ भी अनाप शनाप बकती रहती हो। और तुम धनक, ये सब क्यों करने में लगी हो? घर के नौकर कहाँ चले गए? आज मेरा नाश्ता बनाने का मन था, इसलिए उन्हें मैंने दूसरे काम पर लगा दिया। नैन्सी ने अभी क्या गलत कहा मम्मी? सही तो बोल रही है। उत्पल अपने बाल हाथ से सेट करते हुए कहता है और फिर धनक से मुखातिब होते हुए बोला, अरे धनक, तुमने तो कहा था तुम्हारी शादी नहीं हुई, फिर किसके नाम का सिंदूर मांग में भर रखा है और इसे बालों के पीछे छुपा क्यों रही हो? आकृति बिना लाग लपेट के सपाट लहजे में अपना करते हुए बोली, धैर्य के नाम का, और हाँ, इसे मैं छुपा नहीं रही, बुरी नज़र वालों से बचा रही हूँ। नैन्सी एकदम से उत्साहित होकर तेज आवाज में, देखा मम्मी, मेरा अंदाजा कितना सही निकला। मैंने कहा था ना,
उस दिन बुआ पापा के सामने की ये जरूर धैर्य को अपने जाल में फंसाकर शादी करने की फिराक में है और इसका नाश्ता बनाने का कोई मूड वूड नहीं है। ये बस अपनी पहली रसोई की रस्म अदायगी करने में लगी है। ऐसे कैसे बिना शादी किए धैर्य के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लिया। अवंतिका शुक्ला गुस्से से लाल पीली होते हुए बोलती हैं। आकृति मुस्कुराते हुए, ऐसे कहाँ भरा चाची जी, विधिवत शादी करने के बाद उनके नाम का सिंदूर भरा है। क्या शादी भी कर ली? कब की शादी? अभी 3 दिन हुए। कोर्ट मैरिज कर लिया। तुम लोगों को कुछ लाज शर्म है कि नहीं? हमसे बोलते तो क्या हम तुम्हारी शादी कराने से इनकार कर देते? पहले बताते तो हम तुम दोनों की शादी बड़े धूमधाम से 4 रिश्तेदारों को बुलाकर कराते। पर नहीं, यहाँ तो सबको अपनी मर्जी चलानी है। माना धैर्य को इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम एक लड़की होकर ऐसे कैसे किसी घर की इज्जत मिट्टी में मिलने दे सकती हो? अब तो पीठ पीछे लोग अपने घर की बुराइयां बताएंगे। कौन लोग अपने घर की पीठ पीछे बुराइयां बताएंगे आंटी? सभी की नज़र दरवाजे की तरफ दौड़ जाती है जहां से आवाज आई थी। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखकर सबके चेहरे खुशी से चमकने लगे। बस एक आकृति ही ऐसी थी जिसका चेहरा उसे देखते ही गुस्से से भभक उठा था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।